नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें हम लोगों ने काफी समझ लिया है कि कैसे हम पदार्थों के शुद्धिकरण हम समझ सकते हैं कि हमारे पदार्थ कौन कौन से हैं, उनमें क्या एक डिफरेंस होता है। और हमने मिश्रण के बारे में भी पढ़ा कि कैसे हमें विभिन्न प्रकार के मिश्रण प्राप्त होते हैं। और आजकल जो हमारे सेशंस चल रहे हैं उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो कोई मिश्रण होता है तो इसमें अलग अलग घटक होते हैं। अब इन घटकों का पृथक्करण कैसे हो सकता है। आज जो हमारा एक टॉपिक है उसमें हम एक और टाइप का पृथक्करण की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी बुक खोलते हैं और देखते हैं जो हमने एक पृथक्करण का जो पहले एक प्रोसेस पढ़ा था और जो अब पढ़ने जा रहे हैं, नाम काफी कुछ सेम है लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है। तो हमने इससे पहले वाले सेशन में कौन सा पृथक्करण पढ़ा था, आपको याद है? हमने पहले, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, हमने आसवन के बारे में पढ़ा था जिसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। और आज हम जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें हम देखते हैं कि जो हमने पहले जो आसवन विधि पढ़ी थी, अब जो पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए बुक खोलते हैं अपनी। बच्चों, हम लोगों ने पहले, देखिए मैं पहले पिक्चर से दिखाना चाहती हूँ। पहले हमने आसवन विधि पढ़ी थी और इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार हम जब हमारे जो एक बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्वथनांक जो होते हैं, जो दो लिक्विड आपस में मिले हुए हैं और वो क्या है, वो आपस में एक घुलनशील हैं और उनके जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें काफी डिफरेंस है। तो हम लोगों ने आसवन विधि पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, जो जल्दी एक उबलता है, वाष्प में चेंज हो जाता है, उसको कंडेंस करके हम यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था कि ये जल और एसीटोन का विलयन के बारे में। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक टाइप का ही आसवन विधि है, लेकिन हम उसको कहते हैं प्रभाजी आसवन। ठीक है। अब ये जो प्रभाजी आसवन होता है, इसका कब हम उपयोग करते हैं, इसको इंग्लिश में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो दो आपके द्रव घुलनशील हैं, लेकिन उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का जो अंतर होता है वो होता है करीब इसका 25 केल्विन से कम होता है। मींस उनके क्वथनांक काफी कुछ पास पास में होते हैं। और ऐसे दो लिक्विड जब आपस में एक घुल जाते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम ये यूज करते हैं प्रभाजी आसवन। अब आप अगर ये आपकी, क्योंकि बुक में आप ऊपर एकदम देख सकते हैं, मुझे थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखाना पड़ रहा है। इसमें आप देखेंगे तो बस एक डिफरेंस क्या आता है, यहाँ देख रहे हैं ना कि ये हमारा एक कंडेंसर है, जल संघनक है, लेकिन जो प्रभाजी आसवन होता है एक हमारा यहाँ पर भी कंडेंसर होता है। तो यहाँ देखें ये चीज, ये एक और होता है, ये होता है प्रभाजी कॉलम। तो यहाँ पे और इसके अंदर जो ये जो प्रभाजी कॉलम होता है, ये देखिए आपकी बुक में भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो आपका जो प्रभाजी कॉलम है, तो इसको, ये जो आपका प्रभाजी कॉलम है या स्तंभ है, ये एक नली होती है और ये मार्क कर लीजिए, ये शीशे के गुटकों से भरी होती है। और इसका ये जो शीशे के गुटके होते हैं, इनका जो कार्य होता है वो वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए वो एक सतह, एक सरफेस प्रदान करता है। अब हम ये क्यों होता है इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि यहाँ पर हमारा देखिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमारे बहुत पास में है, तो अगर जैसी ही हमारा एक जिसका थोड़ा सा लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, वो जब एक बॉयल होना शुरू हो जाता है, जब उसमें एक वाष्प में बदलने लग जाता है, तो उसकी गैसेस यहाँ पे एकदम इकट्ठे होने लग जाती है। और फिर वो गैस फिर से क्या होता है, जब वहां पे वो एक कंडेंस हो रही हैं,
वो वाश फिर से वाटर में चेंज हो रहा है, उसके बाद वो फिर से एक और फ्रैक्शनल से जाता है। तो जब 2 लेवल से जाता है तब हमें एक शुद्ध द्रव का घटक यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये जो मिक्सचर है, यहाँ पे आपको ये है कि जो 2 लिक्विड हैं उनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, वो उसको हम पहले एक उसकी वाश को पहले ही इकट्ठा एक यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर, जैसा आप जानते हैं कि जब कोई एक लिक्विड जब वो बॉइलिंग उसमें आता है और उसमें वाष्प क्रिया जल्दी होने लग जाती है, तो वो वाली वाष्प यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। और जैसे ही हमें ये यहाँ के टेम्परेचर से एकदम लगता है कि ये अब कांस्टेंट से इसमें अब डिफरेंस आ रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि अब दूसरा लिक्विड भी वाष्प में चेंज होने लग गया है, तो हम उसको उस समय कंट्रोल करते हैं। तो ये और बहुत इसमें टेक्निकल पॉइंट्स है, लेकिन अभी आपके कोर्स में इतना है तो हम उतना ही डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो है, तो यहाँ पे आपको ये मैं फिर से बोल रही हूँ कि जिनका क्वथनांक 25 के से कम होता है, उनके लिए हम ये प्रभाजी आसवन की क्रिया का यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको उदाहरण और भी दे रखे हैं कि वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण इस क्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं एक दूसरे कलर से। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो यह इसका जो प्रभाजी आसवन की क्रिया, ये जब हमें वायु से डिफरेंट गैसेस निकालनी होती है, सेपरेट करनी होती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इसे हमें सेपरेट करना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। और ये जब हमारा पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग होती है, आपको मालूम है जो हमें ये क्रूड ऑयल मिलता है, हमें जमीन से ये कच्चा तेल मिलता है, जिसमें से हमें अलग अलग इसके जो यूजफुल थिंग्स होती हैं उनको हमें सेपरेट करना होता है। तो ये हमारा है। और बाकी जो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जो हमने आसवन में जो पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसका वैसे ही होता है। अब हम लोग चलते हैं और यहाँ देखिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो प्रभाजी आसवन है उससे हम क्या है, यहाँ जो वायु से विभिन्न गैसों को पृथक्करण की एक क्रिया हो सकती है, तो वो हम समझते हैं कि वायु से कैसे हम विभिन्न जो गैसेस है उनको सेपरेट करते हैं। तो वायु क्या, मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ देखिए, ये पूरा एक ना डायग्राम की हेल्प से समझाया हुआ है, एक फ्लो डायग्राम की तरह से समझाया रखा है। मैं इसकी हेल्प से समझा रही हूँ और सेम चीज आपकी यहाँ लिखी हुई है, सेम ये भाषा में लिखा है। तो लेकिन हमें, क्योंकि जो हम फ्लो डायग्राम होता है उससे हमें अच्छी तरीके से समझ में आता है, तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि जो वायु होती है उसमें हम उसका क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, और जो उसका तापमान होता है उसको हम कम करते हैं। तो ये याद रखें कि हमें ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें गैस है उसको हमें लिक्विड में चेंज करना है, हमें द्रव रूप में चेंज करना है। तो जब हमें एक गैस को लिक्विड में चेंज करना है, तब हम क्या करेंगे, हमारा मेन पर्पस है कि गैस में हम जानते हैं कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं, उनमें कोई आपका मॉलिक्यूलर फोर्स काम में नहीं आता है। तो मेन हमारा होता है कि हम उन मॉलिक्यूल्स को पास में लाएं। तो उन मॉलिक्यूल्स को पास में लाने के लिए क्या करना होगा, हमें एक तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर हम किसी चीज को प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं। और जो हम उसका टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे, क्योंकि देखिए लिक्विड है, उसको जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो गैस में बदलता है। अब गैस को जब हमें लिक्विड में चेंज करना है तो हमें उसका जो टेम्परेचर है, जो ताप है, उसको कम करना पड़ेगा। तो गैस को द्रव रूप में लाने के लिए हम उसका प्रेशर, दाब इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं, तो वो द्रव रूप में आ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे जब द्रव रूप में आ जाती है, और यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं हर ये गैसेस मिक्स हैं, तो काफी आपकी गैसेस होंगी जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफी एक पास में होगा, तो हम उसके लिए प्रभाजी आसवन का जो प्रोसेस है उसको यूज करेंगे। और उसकी हेल्प से जो जैसे हम जो हमारी गैसेस है उनको हम सेपरेट करते जाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का जो क्वथनांक है वो -183 है, ऑर्गन का -186 है और नाइट्रोजन का -196 है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये क्योंकि माइनस में है, तो आप ये समझ लीजिए कि किसका क्वथनांक सबसे कम होगा, कौन जल्दी वाष्पित होगा। तो नाइट्रोजन जल्दी होगा क्योंकि इसका 196 है, लेकिन -196 है, इसका मतलब है इन सबसे ये सबसे छोटा वैल्यू है। तो ये हमारा इसकी वाष्प ये जल्दी बनेगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। उसके बाद हमारा आर्गन आता है, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन आता है। और वायु में अगर हम प्रतिशत देखें तो ऑक्सीजन का 20.9 होता है, आर्गन का 0.9 होता है, और जैसा हम जानते हैं नाइट्रोजन मैक्सिमम परसेंटेज एयर में होता है वो है 78.1। कहीं कहीं 75 आता है, कहीं कहीं 78 आता है। तो ये आपको थोड़ा सा कहीं वैल्यू एक डिफरेंट मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने प्रोसेस पढ़ा है वायु के घटकों का पृथक्करण, ये इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे हमने अभी जो पढ़ा था, अब ये फ्लो डायग्राम देखा था, अब इस पिक्चर से समझते हैं कि यहाँ पे हमने वायु का निवेश करी। देखिए इस ये हमने ये दो हमारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स है जिससे हमने वायु में दाब को एक इंक्रीज करा, और फिर जब हमने उसको जब दाब बढ़ाया तो वो दबी हुई वायु, यहाँ पे गर्म वायु यहाँ से पास हुई, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम बहुत ठंडा जल ये पाइप के थ्रू पास करते हैं। तो जब ये पाइप के थ्रू ठंडा जल हम पास करते हैं तो ये जो गर्म वायु आई है इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और इस टाइप से एक तो ठंडी और संपीडित मींस काफी कंप्रेस्ड एयर यहाँ से पास होती है, और फिर यहाँ से पृथक्करण का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये समझ लीजिए जैसे ये प्रभाजी आसवन वाली क्रिया चल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत हो जाती है। फिर बाकी जो द्रवित वायु है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आप देख रहे हैं ये जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है हमें गैसियस फॉर्म में नहीं, ये शुष्क बर्फ के रूप में मिल रही है। तो ये जो है तो बिल्कुल ये ड्राई आइस जिसे कहते हैं उस रूप में आ रही है, तो सॉलिड फॉर्म है। फिर बाकी जो द्रवित वायु है वो यहाँ से फिर से निकलती है, और यहाँ पे ये प्रवाजी आसवन का कॉलम आ जाता है, फिर से फ्रैक्शनल आपका एक प्रोसेस चलता है और आसवन का, और इसमें हमें मिलती है, यहाँ पे होता है नाइट्रोजन और आर्गन, ये निर्गत होती है, और फिर आगे द्रवित ऑक्सीजन यहाँ पे इकट्ठा होती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ऑक्सीजन हमें कैसे प्राप्त होती है, ये पूरा एक प्रोसेस होता है, और यही आपको यहाँ पे पूरा समझाया हुआ है। तो अब जैसे ये मैंने आपको बता दिया वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। तो बढ़ता हुआ तो सबसे यहाँ पे सबसे कम क्वथनांक ये है, फिर ये है, और उसके बाद ये है। तो नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है। तो द्रव अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो द्रव मिल रहा है वो हमें ऑक्सीजन, सबसे पहले हमें द्रव रूप में ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे एक और प्रोसेस हम समझने जा रहे हैं, वो है क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जो है ये क्या होता है, तो किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसमें क्या होता है कि हम चीनी मिट्टी के प्याली में क्या लेते हैं, 5 ग्राम का हम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेते हैं, और इसको कम से कम जल की मात्रा में घोलते हैं, और घोलने के बाद हम उसको छान लेते हैं, जैसे कुछ जो अशुद्धियां जिनके बड़े साइज है वो सेपरेट हो जाए। फिर हम लोग अब क्या हो गया, क्योंकि हमने जो हमारा ये कॉपर सल्फेट था ये हमने बहुत कम पानी में इसको घोला था, तो इसका मतलब है हमें ये एक बहुत संतृप्त विलयन मींस बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो ये जो संतृप्त विलयन हमें प्राप्त हुआ है इसको जल संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से हम वाष्पीकृत करेंगे। तो ये जो हमें अब ये जो एक
हमें एक सॉल्यूशन मिला है, इसमें अब हमारा ये काम है कि अब हम जितना हमने जल घोला है वो हमारा धीरे धीरे वाष्पीकृत हो। लेकिन ये जो जल का वाष्पीकरण और ये क्रिस्टलाइजेशन, तो ये इसमें एक डिफरेंस आ जाता है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये वाष्पीकरण की ही क्रिया है, लेकिन मैं अभी आपको बता दे रही हूँ कि वाष्पीकरण से हमें थोड़ी अशुद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन जो क्रिस्टलाइजेशन होता है इससे हमें एक ना के बराबर ही अशुद्धियां प्राप्त होती हैं। फिर हम जो हमारा ये जो सॉल्यूशन है इसको हम क्या करते हैं, छान का पत्र से ढक देते हैं और हम इसको जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हम एक कहें तो एक रूम टेम्परेचर पर करते हैं। हम उसको ये नहीं है कि हमें वैसे वाष्पीकृत करना होता है तो हम उसको बाहर रखते हैं जहां, या हीट देते हैं जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो, वेपर्स बने। लेकिन यहाँ पे हम क्या है, इसको एक रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, हमें जो हमारी जो डिश है, चीनी मिट्टी का जो हमारी प्याली है उसमें हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलते हैं। तो जो जल हमने जिसमें घोला था वो धीरे धीरे एक क्या कहते हैं वेपोराइज होता है, वाष्पीकृत होता है। अब अगर हम वाष्पीकरण की देखें तो हम, क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया हमारी एक बहुत हम हाई टेम्परेचर पर चलती है, तो हाई टेम्परेचर से क्या होता है, बहुत सी जो हमारी अशुद्धियां होती हैं वो विघटित हो जाती हैं, मीन्स वो ब्रेक हो जाती हैं, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं, तो वो पानी के साथ मिलके वो एक भाप भी नहीं बनती हैं। लेकिन जब हम एक रूम टेम्परेचर पर करते हैं तो जो अशुद्धियां वो होती हैं वो पानी में घुली रहती हैं, और क्योंकि उनका विघटन नहीं होता है तो जैसे जैसे पानी वाष्पीकृत होता है वो अशुद्धियां भी उसके साथ एक वो क्रिस्टल से दूर हवा में मिल जाती है। तो ये हमने देखा कि ये पूरा जो प्रोसेस होता है इस प्रकार का, जो हम पानी में घोलने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा, उसको वाष्प, जो पानी है उसको वाष्पीकृत करते हैं, वो पूरा प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलीकरण। तो ये हमने देखा कि और ये जो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग हम ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। और ये मार्क कर लीजिए, समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं, और इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण की विधि का उपयोग करते हैं। तो इसको मार्क कर लेते हैं हम। और क्रिस्टलीकरण का अगर आपको एक और पॉइंट है वो आप देख लीजिए कि इसके द्वारा क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। तो ये मैं एक दूसरे कलर से मार्क कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो होता है, हमें जो हमें ठोस प्राप्त होता है वो क्या होता है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो ये मीन्स बहुत छोटे छोटे से हमें पार्टिकल्स उसके मिलते हैं। तो और मैंने आपको ये जब समझा रही थी तभी आपको बता दिया था कि ये जो क्रिस्टलीकरण की विधि है ये वाष्पीकरण विधि से किन कारणों से उत्तम है कि कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। तो इसलिए हम जब वाष्पीकरण की क्रिया करते हैं तो ये ऐसा होता है। और छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। तो ये दो आपके पॉइंट्स आ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टलीकरण और वाष्पीकरण में क्या फर्क है या कौन सी विधि से हमें एक शुद्ध जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो मिल सकता है। अब इसका अनुप्रयोग देखते हैं। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में, तो इसका क्रिस्टलीकरण का उपयोग होता है। तो ये भी आप मार्क कर लीजिए। ये तो और वैसे ये हेडिंग है तो ये आपको मालूम हो, एक नोट हो ही जाएगा। फिर इस प्रकार मिक्सचर की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जो कौन सा हमारे लिए प्रोसेस एक फायदेमंद रहेगा, हम वाष्पीकरण की क्रिया करें या क्रिस्टलीकरण की करें।
और लेकिन जैसे हमने नमक में देखा कि हम वाष्पीकरण भी करते हैं और क्रिस्टलीकरण का भी हम उपयोग में लाते हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने ला रही हूँ, वो है शहरों में जलघर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। और यहाँ पे ये जो पानी का जो एक प्योरिफिकेशन होता है वो भी आपके कोर्स में है, तो इसको हम इस पिक्चर से समझते हैं। देखिए, किसी भी हमारा जो वाटर सोर्स होता है वहां से हम पानी लेते हैं, और यहाँ पे ये तलहट टैंक होता है। और उसके अंदर ये तलहट टैंक का मतलब क्या हुआ कि ये कि तली में जो अशुद्धियां हैं उसको बैठने देते। तो जब हम एक मान लीजिए हम कोई हमारा तालाब है, हमारी कोई नदी है, हमारा कोई और वाटर सोर्स है जहां से हम पानी ले रहे हैं, तो जब हम वो जल ले रहे हैं उसमें बहुत सा क्या होता है, पेपर्स भी होते हैं, कुछ बड़े पार्टिकल्स की भी अशुद्धियां होती हैं, प्लास्टिक भी होता है, बहुत हमारी अशुद्धियां उस पानी के साथ या उस जल के साथ आती हैं। तो हम इस टैंक में उसको जो हमारा जल है उसको थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं, जैसे जो थोड़ी हैवी जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो नीचे तली में बैठ जाए। फिर हमारा क्या होता है कि जब हम वो अशुद्धियां बैठ जाती हैं नीचे, तो ऊपर का जो एक प्रकार से हमें एक साफ वाटर मिलता है, जबकि अभी उसमें और अशुद्धियां हैं उसमें, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो बैठ गए हैं। तो ऊपर का जो हमें एक जल मिल रहा है उसको हम दूसरे टैंक में पास करते हैं, जिसको हम भार या लोडिंग टैंक कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जब पास करते हैं तो इसमें क्या होता है, निलंबित अशुद्धियों के तलहट के लिए। तो यहाँ अब देखिए इन दो में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो ठोस पदार्थ है वो बैठ गए, लेकिन अभी भी क्या है, कुछ और ऐसी सस्पेंडेड है हमारी इम्प्योरिटीज और जो आ जाती हैं, जो उनको और हम एक नीचे बैठने देते हैं। फिर हमारा जो जल होता है इसको हम एक छानक टैंक में एक पास करते हैं। वो छानक टैंक में क्या होता है, अलग अलग आप कहें ना, एक जैसे छन्नी अलग अलग साइज का होता है। तो उसके अंदर जो मोटे कंकड़ होते हैं वो क्योंकि उनके जो छानक है उनके छेद अलग अलग कहें डायमीटर के होते हैं, तो उसमें जो बहुत मोटे कंकड़ होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो उनसे जो छोटे कंकड़ होते हैं वो ऊपर और लेयर पर आ जाते हैं। फिर अगर जो हमारी मिट्टी मिली हुई है और कोई बहुत महीन जो इम्प्योरिटीज है वो हमारी नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत और जो इम्प्योरिटीज हैं जो हमारी इन दो टैंक में नीचे नहीं बैठ पाई, या पानी के साथ, जैसे हमने कोलाइडल एक हमने देखा था कि हमारा कोलाइडल मिक्सचर बनता है, जैसे जब हम चौक का हमने एक एग्जांपल लिया था तो उसमें तो हमारा सेडिमेंटेशन हो गया था कि वो नीचे बैठ गया था। लेकिन जैसे हमने दूध का एग्जांपल लिया था कोलाइडल का, तो वो क्या होता है, पार्टिकल साथ साथ में बहते रहते हैं। तो ऐसे जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम इस प्रकार से एक और उनको बैठाते हैं, उनको नीचे करते हैं, एक जो इम्प्योरिटीज है उनको और कम करते हैं, और फिर जो जल हमारे ऊपर होता है इसको हम एक और टैंक में पास करते हैं, और यहाँ पे हम उसका क्लोरीनीकरण करते हैं। तो कोई अगर हमारे बैक्टीरिया, हमारे कोई माइक्रो ऑर्गेनिल्स की वजह से, सूक्ष्मजीवियों की वजह से जो इम्प्योरिटीज हैं वो हमारे क्लोरीन के साथ जब हम करते हैं तो वो सब खत्म कर देते हैं। तो क्लोरीनीकरण के बाद जो जल होता है वो घरों को दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम एक जो हमारा वाटर का जो सोर्स है उससे जो हमें जल मिल रहा है उसको पीने योग्य बनाते। बच्चों, ये हम लोगों ने देखा कि ये सब क्योंकि हमने देखे, तो ये हमारा क्योंकि अलग अलग स्टेप्स में हमारा कुछ प्योरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था, तो ये इसलिए हमने जो प्रभाजी आसवन है इसके टॉपिक के अंदर ये सारी चीजें हमने कवर करी।
तो सेशन एंड करने से पहले थोड़े नोट्स देख लेते हैं। प्रभाजी आसवन, वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का उपयोग होता है। सभी गैसों का क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है, इस कारण प्रभाजी आसवन विधि उपयुक्त मानी जाती है। फिर क्रिस्टलीकरण का हमने देखा। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। तो ये जो हमने पढ़ा था, इसके जो अगर आपसे परिभाषा या कुछ उसके बारे में पूछा जाए तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने प्रभाजी आसवन देखा, क्रिस्टलीकरण देखा, और हमने देखा कि किस प्रकार हमारा एक जो जल हमें घर में पीने के लिए मिलता है उसको कितने प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है तब वो पीने योग्य बनता है। और हमने ये भी देखा कि हमारे जो वायु है उससे किस प्रकार हम विभिन्न गैसों को एक पृथक कर सकते हैं। अभी हमारे थोड़ा सा और ये जो चैप्टर है इसके 1-2 टॉपिक्स और बचे जो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। मिलते हैं फिर से, बाय।